हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्चुनेटो क्लासेस। आज हम एक और सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इसमें हम पीबी शैली के बारे में बात करेंगे, जिनके एक पिछले सेशन में हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, उसमें आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें भी आगे डिस्कस करेंगे। So let's start our journey with question number 31, and it says the title of Shaile's incomplete dream allegory। शैले की इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगरी का टाइटल क्या था, यानी कोई एक ऐसी एलेगरी जिसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो वो जो एलेगरी है वो है हमारी द ट्रम्प ऑफ लाइफ। कब आने को थी, कब लिखी इन्होंने? 1822 में, अपनी मृत्यु के कुछ ही दिन पहले इन्होंने लिखी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शैले हैं उनका जन्म 1792 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1822 में हुई थी। तो इसी समय ये इस पोयम में इस एलेगरी को कंप्लीट करने में, लिखने में लगे हुए थे, लेकिन कंप्लीट होती इससे पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है, डूबने से हो जाती है। ठीक है। इस एलेगरी के बारे में विलियम हैजलिट ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बारे में कहा है कि ये एक न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ है। क्या कहा है? न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ। अच्छा, थोड़ा सा और अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो इसमें टोटल 548 लाइंस थी, 548 लाइंस। और ये जो एलेगरी है ये लिखी गई थी टर्जा रीमा में, टर्जा रीमा। ये भी अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32। व्हाट इन्फ्लुएंस्ड शैली मोस्ट? शैली को सबसे ज़्यादा किसने इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया? गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस ने, द बाइबल ने, और दांतेज इन्फर्नो, या थॉमस ब्राउनीज रिलीजियो मेडिसी ने? तो इसका जो जवाब होगा, सही जवाब वो होगा हमारा गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस ने सबसे ज़्यादा शैली को प्रभावित किया है। नेक्स्ट देखिए 33, एंड इट सेज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ इज रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का ओरिजिनल टाइटल क्या था? तो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का ओरिजिनल टाइटल था लाओन एंड सिथना। लाओन एंड सिथना, ये ओरिजिनल नाम है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का। नेक्स्ट देखेंगे 34, द लाइन आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ, ये कहाँ से ली गई है? तो ये जो लाइन है हमारी वो द ट्रम्प ऑफ लाइफ से ली गई है क्या, या पीटर बेल थर्ड, या एपी साइशीडियन से ली गई है, या द क्लाउड से ली गई है? तो अर्थ और क्लाउड, इनको या इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ, ये जो लाइन है ये द क्लाउड से ली गई है। नेक्स्ट देखिए 35, एंड इट्स सेज देयर शुड बी 35 बट वी कैन सी इट ओनली 15। इट्स अ मिस्टेक, और लेट्स करेक्ट इट। 35, the following lines are taken from life may change but it may fly not, hope may vanish but can die not। life may change 35 की ये लाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की, ज़िंदगी चेंज हो सकती है, बट इट में फ्लाई नॉट, लेकिन ये उड़ नहीं सकती है। क्या सेंस रहा होगा? होप में वैनिश बट कैन नॉट डाई। होप में वैनिश, और जो हमारी होप है वो वैनिश, गायब तो हो सकती है लेकिन मर नहीं सकती है। यानी अगर आप ज़िंदगी जी रहे हैं तो अगर आप कोई इच्छा या आशा रखते हैं तो वो एक बार गायब तो हो सकती है, आपके नज़रों के सामने से या आपके दिमाग से या दिल से निकल सकती है, लेकिन वो मर नहीं सकती है। तो ये जो लाइन्स है, पूछ रहा है कि ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइन्स जो है वो हेलास से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? हेलास से। नेक्स्ट देखिए 36, एंड इट सेज हु सेज पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। कि पोइट्री जो है वो सबसे अच्छा है और सबसे सुखद मोमेंट्स का रिकॉर्ड है, और
ये सुखद मूवमेंट्स और सबसे अच्छे मूवमेंट उन लोगों के हैं जो हैप्पीएस्ट हैं, सबसे ज़्यादा खुश, एंड बेस्ट, और जो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। माइंड्स मतलब लोग। तो ये पोइट्री के बारे में किसने कहा है? तो ये जो लाइन है पोइट्री के बारे में कही है हमारे पीबी शैले ने। ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की भी एक लाइन बड़ी फेमस है जो अक्सर पेपर में आ जाती है कि पोइट्री इज एन ओवरफ्लो ऑफ ओवरवेलमिंग डिजायर्स, ऐसे ही शायद है। उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, देख भी लीजिएगा उसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एंड इट सेज द एपिग्राफ टू द पोएम एलास्टर इज टेकन फ्रॉम। ये जो पोएम है एलास्टर, जो एपिग्राफ है वो इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? तो ये जो एपिग्राफ है पोएम एलास्टर का, ये लिया गया है सेंट ऑगस्टीन्स कन्फेशंस से। ठीक है, थर्ड एंड फर्स्ट। तो सेंट ऑगस्टीन्स कन्फेशंस से एपिग्राफ लिया गया है एलास्टर पोएम का। एलास्टर पोएम भी बहुत जानी मानी पोएम है इनकी, और ये अभी अपन ने डिस्कस किया है कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और इसका एक और जो सबटाइटल है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसका सबटाइटल भी पूछा जा सकता है, तो इसका जो सबटाइटल है वो क्या है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। कब आई थी ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है पोएम हमारी 1816 में आई थी। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। टोटल इसमें करीब 720 लाइन्स हैं। और कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एलास्टर का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये एक रोमन वर्ड है। रोमन से मतलब अगर कहेंगे आप तो लैटिन वर्ड कह सकते हैं। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है एविल जीनियस। क्या होता है भाई? एविल जीनियस। इलास्टर के बारे में इतना कुछ आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38। Shelley quotes the following lines in his poem Alastor from the good die first, and they whose hearts are dry as summer dust burn to the socket। तो ये जो लाइंस हैं ये कहाँ से इन्होंने लेकर के अपनी पोयम लास्टर में दी हैं? क्या वो वर्ड्सवर्थ की द एक्सकर्शन है, या वो शेक्सपियर का जो प्ले है हेमलेट है, या होमर्स का इलियड है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा वर्ड्सवर्थ एक्सकर्शन। वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्शन से इन्होंने ये लाइंस ली हैं जो एलास्टर में मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39, एंड इट सेज शेली कोट्स द फॉलोइंग लाइंस इन हिज पोएम एलास्टर फ्रॉम। इट इज अ वो टू डीप फॉर टीयर्स। ये एक ऐसा दुख है जो आंसुओं के लिए कुछ ज़्यादा ही गहरा है, यानी इस दुख को आप अपने आंसुओं से नहीं दिखा सकते हैं। तो ये लाइंस शैले ने कहाँ से ली हैं? तो ये जो लाइंस हैं ये वर्ड्सवर्थ की ओड है। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40। द एपिग्राफ ऑफ एलास्टर नॉन्डम अमाबम एट अमारे अमाबम क्वारेबम क्विड अमारम अमन से मारे मीन्स। गजब शब्द है यार। करेंगे बस ये जो शब्द हैं इनका क्या मतलब है वो हमें बताना है। जो इनका मतलब अपन देख लेते हैं। नॉन्डम, वैसे अब इनकी एक एक शब्द का मतलब बताना तो नामुमकिन बात है, लेकिन अपन इससे समझेंगे। आई वॉज नॉट येट इन लव, मैंने अभी भी कोई कोई प्यार नहीं किया है। एंड आई लव्ड टू बी इन लव, और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी से प्यार करूँ। आई सॉट व्हाट आई माइट लव, और मैं वो ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं प्यार करूँ। इन लव विथ लिविंग लविंग, सॉरी। गजब की लाइन्स हैं। अगर इससे समझेंगे, अगर ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे तो ये नामुमकिन सी बात है। नॉन्डम अमाबम। चलिए, तो आई वॉज नॉट येट इन लव एंड आई लव्ड टू बी इन लव। अच्छा, 41 देखिए। द कैरेक्टर ऑफ मडालोज बेबी डॉटर इन जूलियन एंड मडालो इज बेस्ड ऑन। कह रहे हैं ये जो कैरेक्टर है मडालो की बेबी डॉटर का इन जूलियन एंड मडालो, जूलियन और मडालो में, तो ये किस पर बेस करता है या ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो आंसर है इसका ये है बायरॉन्स डॉटर एलेग्रा। एलेग्रा के बायरॉन की
पुत्री एलेग्रा के ऊपर ये बेस्ड है, बेबी ऑफ मेडोला का कैरेक्टर। विच ऑफ हिज वर्क Shelley described as totally different from anything you might conjecture that I should write, of a more popular kind, written for multitude. तो 42, which of his work described, किस वर्क के बारे में शैले ने ये खुद लिखा है। तो ये जो वर्क है ये है हमारा द सेंसी के बारे में, ठीक है, सेंसी के बारे में उन्होंने ये बात कही। नेक्स्ट देखिए 43, which of Shelley's poem was composed in 3 days at the baths of San Giuliano near Pisa, Italy। कहेंगे कौन सी पोयम है किसकी, शैले की, जो 3 दिन में ही लिखी गई है। बाथ्स ऑफ सैन गुलियानो में, पीसा के पास, इटली में, 14 to 16 अगस्त 1820। ये दिन भी दे दिए हैं, 14 to 16 अगस्त 1822। तो वो कौन सी पोयम है जो 3 दिन में ही इन्होंने लिख दी थी, और कहाँ लिखी थी, पीसा के पास में, ठीक है। तो ये होगी हमारी मैन ऑफ इंग्लैंड नहीं होगी, टू ए स्काईलार्क नहीं होगी, एडोनिस भी नहीं होगी, तो कौन सी होगी, द विच ऑफ एटलस। ये पोयम इन्होंने 3 दिन में लिख डाली थी। विच वर्क ऑफ शैले इज रिफर्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ मैरी शैले। कह मैरी शैले के शब्दों में शैले के किस वर्क को रिफर किया गया है, देखते हैं। A brilliant congregation of ideas, such as his senses gathered and his fancy colored during his rambles in the sunny land he so much loved। करें क्या, ब्रिलियंट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ आइडियाज, विचारों का एक बड़ा ही ब्रिलियंट या बहुत शानदार कॉन्ग्रीगेशन, एक जमाव आपको देखने को मिलेगा। सच एज हिज सेंसेस गैदर्ड, जिससे कि उसके सेंसेस वहीं पे जा करके इकट्ठे हो गए हैं। एंड हिज फैंसी कलर, और उसकी कल्पना को रंग, उसकी कल्पना में रंग ही रंग आ गए हैं। ड्यूरिंग हिज रैम्बल्स इन द सनी लैंड, उसके रैम्बलिंग के दौरान सनी लैंड में, ही सो मच लव्ड, जिसे वो बहुत पसंद करता था। तो कौन सा वर्क है जिसके बारे में मैरी शैली ने ये बात कही है। तो मैरी शैली ने ये बात कही है किसके बारे में, क्या वो माउंट ब्लैंक है, या आपका क्लाउड है, या विच ऑफ एटलस है, या आपका एपी साइशीडियन है। तो ये जो आंसर होगा इसका द विच ऑफ एटलस हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45, विच ऑफ शैलेज वर्क कंटेन्स यूटोपियन थीम्स दैट फर्स्ट अपीयर्ड इन क्वीन मैब। कह रहे किस वर्क में यूटोपियन थीम देखने को मिलती है शैले की, जो पहली बार क्वीन मैब में देखने को मिली थी या उसमें आई थी। तो ये है हमारी द विच ऑफ एटलस। द विच ऑफ एटलस में यूटोपियन थीम्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, विच वर्क ऑफ शैले इज इंस्पायर्ड बाय द क्लासिकल प्रोमीथिया, अ ट्रायोलॉजी ऑफ प्लेज एट्रीब्यूटेड टू एस्किलस। कौन सा वर्क है शैले का जो इंस्पायर है बाय द क्लासिकल प्रोमेथिया। क्या प्रोमेथ्यूज अनबाउंड है, ये नाम से मैच कर रहे हैं दोनों, हो सकता है। जो अपन गेस भी लगा लेते हैं कभी कभी, जो नाम है तो थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया और उसको जो है अपने तरीके, अपने अंदाज में लिख दिया उसको। तो ये आंसर बिल्कुल सही है हमारा कि प्रोमेथिया जो ट्रायलॉजी है इसी से इंस्पायर होकर के शैली ने प्रोमेथ्यूज अनबाउंड लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच वर्क ऑफ शैले हैज़ बीन कॉल्ड अमंग द सेक्रेड बुक्स ऑफ वर्ल्ड बाय विलियम बटलर ईस्ट। करें विलियम बटलर ईस्ट के द्वारा शैली के किस वर्क को कहा गया है अमंग द सेक्रेड बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया की पवित्र किताबों में से एक है। तो वो कौन सा वर्क है इनका, वो है प्रोमेथ्यूज अनबाउंड। कौन सा वर्क है, प्रोमेथ्यूज अनबाउंड। और ऐसा इन्होंने इसके बारे में क्यों कहा है कि ये दुनिया के सबसे पवित्र किताबों में से एक है, कुछ तो रीज़न होगा, या उन्होंने इसको क्या सोच के ये कहा है। तो अपन उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने इसमें क्या दिया था अपन को। तो ये जो प्रोमेथ्यूज अनबाउंड है ये 1820 में आया, ठीक है। और ये है क्या भाई, ये भी देख लीजिए, ये है लिरिकल ड्रामा। क्या है ये,
लिरिकल ड्रामा है, क्लोज ड्रामा भी आप कह सकते हैं। तो ये जो बेस है ये टॉर्मेंट्स ऑफ ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर प्रोमेथ्यूस पर बेस्ड है। हु डिफाइज द गॉड्स, जो देवताओं का इनकार करता है, डिफाई, एंड गिव्स फायर टू ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी मानवता को उत्तेजित कर देता है। फायर, आग का क्या मतलब है ना। तो ये बड़ी अच्छी लाइंस हैं ये जो आपके विलियम बटलर यीट्स यानी W.B. यीट्स ने कही हैं प्रोमेथ्यूज अनबाउंड के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। विच वर्क ऑफ शेले बियर्स द टाइट सबटाइटल, करें किस कौन सा वर्क है शेले का जिसमें सबटाइटल है वर्सेस addressed to the noble and unfortunate lady Emilia Fifth, now imprisoned in the convent of। करें कि 21 वर्क का सबटाइटल है ये। तो ये जो सबटाइटल है क्या ये एपिसाइशिडियन का है या जस्ट्रोजी का टाइटल है या आपका ओजीमेंडियास का टाइटल है। ओजीमेंडियास, तो ये जो उसका आंसर होगा हमारा वर्सेस एड्रेस टू द नोबल एंड अनफॉर्चुनेट लेडी, ये होगा एपिसाइशिडियन के लिए सबटाइटल जो है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 49। शैले इन्फॉर्म्ड हिज पब्लिशर, शैले ने अपने पब्लिशर को इन्फॉर्म किया चार्ल्स ओलियर को दैट की ही वांटेड इट, वो इसे चाहते हैं टू बी सर्कुलेटेड, कि इसे सर्कुलेट कर दिया जाए, ओनली टू द सोनेटॉय द इनिशिएटेड द cognoscenti, the enlightened, the esoteric few, the work was। ये कौन सा वर्क था कि जिसके बारे में शैले ने अपने पब्लिशर को ये सारी बातें कही। तो शैले ने ये जो बातें हैं ये अपने वर्क को एपिसाइशिडियन के लिए कही थी, एपिसाइशिडियन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शैले डेडिकेटेड वन ऑफ हिज वर्क्स ओ सिस एक्सीलेंसी प्रिंस एलेक्जेंडर मावरोकोर्डाटो, लेट सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स टू द हॉस्पोडोर ऑफ वलाशिया, नेम ऑफ द वर्क वाज, नेम ऑफ द वर्क वाज। अच्छा, इस वर्क का नाम क्या था, ये इन्होंने डेडिकेट किया है प्रिंस एलेक्जेंडर को। तो ये जो हमारे ऑप्शन है 4, द वॉन्डरिंग ज्यू या हेलास या क्वीन मैब या माउंट ब्लैंक। तो ये जो आंसर है हमारा हेलास होगा। हेलास को इन्होंने एलेक्जेंडर को, प्रिंस एलेक्जेंडर को डेडिकेट किया था, हेलास को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे हो गए 50, यानी टोटल मिलाकर के 30 to 50 20 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि हमें और ज़्यादा मेहनत करने और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाने में और हमारी हिम्मत हो या हौसला बढ़े कि चलिए लोग जुड़ रहे हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।